हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। IQ नर्चर आपके लिए लेकर के आया है कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको करना सिर्फ इतना है कि क्लासेज रेगुलरली अटेंड करनी है, डेली अटेंड करनी है। आज हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास है जिसमें हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। कई बार हम इस चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मोल कॉन्सेप्ट ही है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट भी है। कौन सा चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया? इसी को हम मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसी चैप्टर का दूसरा नाम मोल कॉन्सेप्ट भी है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट ही है। बाकी सारे टॉपिक एक्चुअली हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसका सिलेबस देखते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहले हम सिलेबस देखने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर मतलब मटेरियल, मटेरियल और इसके नेचर के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा नेक्स्ट जो सिलेबस में हमें पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। हालांकि हम प्रीवियसली 9th-10th में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे हम यहाँ पे। अगला जो टॉपिक है हमें जो डिस्कस करना है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने कुछ बातें कही थी शुरुआती दौर में। जब एटम के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में कुछ बातें कही थी। वो बातें हमें देखनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस, जब केमिकली दो मैटर, दो एटम जब कंबाइन करते हैं तो कुछ सर्टेन नियम के आधार पे कंबाइन करते हैं। उदाहरण के तौर पे एक बहुत ही बेसिक नियम है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी चेंज्ड। बट मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है और क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इस नियम को हम कंजर्वेशन ऑफ मास का कंजर्वेशन का नियम भी कहते हैं। तो इस टाइप के कुछ लॉज हैं केमिस्ट्री में। हालांकि ये लॉज भी हम पहले 9th में कर चुके हैं, तो इसका जस्ट हम रिवीजन करेंगे। यहां तक ये 4 टॉपिक जो हैं ये कुछ नए नहीं है, ये हम 9th-10th में कर चुके हैं। तो जस्ट हम इसका रिवीजन करेंगे। क्या इससे हमें 11th-12th में या कंपटीशन में कोई सवाल आएंगे? आंसर है नहीं। 9th-10th में इससे हमने क्वेश्चन आए थे एग्जाम में और हमने सवाल बना चुके हैं। यहां पे इस कॉन्सेप्ट का जस्ट हम रिवीजन करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स का, आगे के कॉन्सेप्ट
और आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। तो हम जस्ट इसे रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो काम की चीजें हैं जो इस चैप्टर में कैलकुलेशंस में यूज आएंगी, वो है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट या मास और मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट या मास। फिजिक्स में वेट और मास अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में या फिर जनरल लाइफ में हम कहते हैं कि आपका कितना वेट है या कितना वजन है, कितना मास है, सेम चीज। तो वेट और मास हम यहां सेम चीज, हम मास को मान करके चलेंगे कि मास ही हमारा वेट है। तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है वो हम देखेंगे। अगला टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम जानेंगे कि मोल होता क्या है और मोलर मास होता क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहां से हमारा मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर शुरू हो जाता है। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास का यूज काफी ज्यादा मोल में होता है। और मोल कॉन्सेप्ट खुद में हम सबसे पहले मोल और मोलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कोई यदि कंपाउंड है H2O वाटर, तो उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो परसेंटेज कंपोजिशन, वाटर में अलग अलग एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है वो है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला के आधार पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, इस चैप्टर में या फिर कहें इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं। यहां पे थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड का हम यूज करेंगे, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो है स्टोइक्योमेट्रिक, स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। जो ये टॉपिक है स्टोइक्योमेट्री और स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, तो स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में इस टॉपिक का केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का काफी ज्यादा यूज होता है। यदि केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड नहीं है तो हम स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशंस का बैलेंसिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जो आखिरी टॉपिक है, जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर में वो है सम कंसंट्रेशन टर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मालिटी। ये क्या होते हैं हम इन टर्म्स को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स आने वाले चैप्टर्स में काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होंगे।
जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये काफी बेसिक हैं, ये हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, अच्छी तरीके से कर चुके हैं। इन 4 सब टॉपिक से कंपटीशन में कुछ खास सवाल आने वाले नहीं है, डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएंगे। इनका यूज करके हम अगले टॉपिक्स को समझेंगे, या ऐसा कह लें कि अगले टॉपिक या अगले चैप्टर्स में इनका काफी ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होगा। तो हमारा जो सिलेबस में इस चैप्टर में जो मेनली पढ़ना है वो यही सारे टॉपिक पढ़ने हैं, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, खास करके मोल कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज आने वाले केमिस्ट्री के हर चैप्टर में होगा। इसीलिए इस चैप्टर का मैंने बताया क्या, दूसरा नाम मोल कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि इस चैप्टर में जो हमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो मोल ही है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक। हमारा जो पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, मैंने क्या बताया कि उसमें जो पहला टॉपिक है उसके सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो है मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर और इसके नेचर के बारे में हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। पहला जो टॉपिक है वो है मैटर एंड इट्स नेचर। इसे हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, तो चलिए एक बार जल्दी से हम इसे रिवीजन कर लेते हैं। मैटर होता क्या है जी? anything which has mass and which occupies space। कुछ भी दुनिया में यदि है जिसके अंदर अपना द्रव्यमान होता है, मास का मतलब क्या होता है जी? द्रव्यमान, जिसके अंदर अपना द्रव्यमान हो, और जो स्पेस मतलब जगह, जो जगह घेरता हो वो मैटर कहलाता है, मटेरियल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी, पेन, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं वो बोर्ड, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो कैमरा, सब मैटर। आपका घर, रोड, जो कुछ भी जगत में दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, मैटर है। यदि उसके अंदर मास और वो जगह घेरता है तो वो मैटर है। दुनिया या जगत मैटर से ही मिलकर के बना है, मटेरियल से ही मिलकर के बना है। तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है, जो हम पढ़ चुके हैं, वो है मैटर का, मटेरियल का स्टेट, अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हम सब जानते हैं। मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरा लिक्विड यानी कि द्रव, और तीसरा गैस, को हिंदी में गैस ही कहते हैं। तो मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का उदाहरण ले लिया जाए तो अपना जो कॉपी और पेन है ठोस है। लिक्विड का एग्जांपल ले लिया जाए तो एक सिंपल एग्जांपल वाटर, और गैस का एग्जांपल ले लिया जाए तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि हम सांस के रूप में लेते हैं, वो गैस है। गैस, ठोस, द्रव और गैस को इनके वॉल्यूम और शेप के आधार पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है इजीली। फॉर एग्जांपल, सॉलिड का
डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। यदि हम बात करें लिक्विड का, तो इसमें डेफिनिट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन डेफिनिट शेप नहीं होता इसका। डेफिनिट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन डेफिनिट शेप नहीं होता। उदाहरण के तौर पे वाटर का वॉल्यूम, यानी कि यदि 1 लीटर पानी है तो उसे किसी भी बर्तन में रखें 1 लीटर ही होगा, लेकिन 1 लीटर पानी को जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी बर्तन का शेप ले लेगा, उसी बर्तन का आकार ले लेगा। इसीलिए कहते हैं कि इसका शेप यानी कि आकार जो है वो तो फिक्स्ड नहीं है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो फिक्स्ड है, डेफिनिट है। गैस के बारे में यदि हम बात करें तो ना तो इसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी डेफिनिट नहीं होता, और इसका शेप भी डेफिनिट नहीं होता। डेफिनिट शेप भी डेफिनिट नहीं होता। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी बर्तन का आकार ले लेगा। और इतना ही नहीं, यदि सपोज 1 लीटर ऑक्सीजन है, यदि हमने उसे 10 लीटर वाले बर्तन में रखा तो वो 10 लीटर जगह, पूरा का पूरा जगह ले लेगा। तो उसका ना तो वॉल्यूम, आयतन फिक्स्ड होता है और ना ही उसका शेप फिक्स होता है। जो नेक्स्ट बातें समझनी है सॉलिड लिक्विड के गैस के बारे में, वो है इंटरकन्वर्टिबिलिटी, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इंटरकन्वर्टेबल कहने का मतलब क्या है कि यदि सॉलिड को, ठोस का टेम्परेचर यदि आपने बढ़ाया तो वो लिक्विड यानी कि द्रव में बदल जाएगा। सिमिलरली द्रव का यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका उल्टा भी सिमिलरली ट्रू है कि यदि किसी गैस का आपने टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, टेम्परेचर आपने घटा दिया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड का यदि टेम्परेचर हमने घटा दिया तो वो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है वाटर। पानी का जब हम टेम्परेचर घटा देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस कैसा होता है? सॉलिड। सिमिलरली पानी का, वाटर का हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो वो वेपर में, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक गैस है। तो दुनिया के किसी भी मटेरियल को हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से फर्दर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है ठोस, द्रव और गैस की बेसिक बातें। ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, हम बात जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की करेंगे, मतलब काफी सूक्ष्म दृष्टि से यदि हम देखें कि एटम और मॉलिक्यूलर लेवल पे हो क्या रहा है, तो हम देखेंगे कि जो सॉलिड में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो काफी एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। स्ट्रांगली बॉन्डेड का मतलब क्या है कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके बीच का जो फोर्स होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। जब इन एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा मजबूत होता है तो ये एटम्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, फिक्स होते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते, इवन कि दाएं बाएं भी हिल भी नहीं सकते। इसीलिए ठोस का जो
सॉलिड का शेप होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, शेप उसका बदला, अब बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बदला जा सकता है, लेकिन जनरली विदाउट अप्लाइंग फोर्स तो सॉलिड को आपने एक जगह रखा हुआ है तो उसका शेप फिक्स ही है। हम यदि लिक्विड की बातें करें तो लिक्विड में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो होते चलो ठीक है, नजदीक है, लेकिन इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा घट जाता है। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये थोड़ा सॉलिड से कम होता है, वीक होता है। जब कमजोर होता है तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर सकते हैं, ये पार्टिकल इसके बीच में आ गया, ये पार्टिकल इधर मूव कर गया, तो पार्टिकल मूव कर सकते हैं। इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता कि एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रख सके, हाँ थोड़ा नजदीक नजदीक होता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम जो है फिक्स होता है, लेकिन इसका शेप बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एटम्स, इसके जो एटम्स या फिर ऐसा कह लें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, इसीलिए इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस की यदि हम बात करें तो गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। ये दूर दूर क्यों होते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, ये वीकेस्ट कहने का मतलब क्या है? एकदम कमजोर होता है। इतना कमजोर होता है कि गैस के पार्टिकल्स फ्रीली जहां तहां जैसे मर्जी इनका चाहे ये मूव कर सकते हैं। मूव मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है, फ्री मूवमेंट हो सकती है। इसीलिए इनका ना तो वॉल्यूम आयतन फिक्स होता है, ये डेफिनिट होता है, और ना ही उनका शेप फिक्स होता है। यहां तक हम समझ चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक हमें मैटर के बारे में पढ़ना है वो है मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर का क्लासिफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं उनको हम यदि क्लासिफाई करना चाहें, सवाल यह है कि दुनिया में कितने मैटर हैं? अनंत, अनगिनत। उदाहरण के तौर पे सबका शेप अलग अलग होता है, सबका साइज अलग अलग होता है, सबका कलर अलग अलग होता है। यदि कोई भी दो मैटर उठा लिया जाए, दो पेन ही उठा लिया जाए, तो दोनों पेन अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज अलग है, शेप अलग है, कलर अलग अलग है। यदि हम शुगर और नमक की बात करें तो दोनों का टेस्ट अलग अलग है। तो इस बेसिस पे यदि हम क्लासिफाई करने चले तो पता चलेगा कि दुनिया में कितने मैटर हैं, तो अनंत मैटर। तो हम इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं? क्लासिफाई करने का जो हमारा बेसिस है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर है इसे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सिमिलरली प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एलिमेंट और दूसरा है आपका कंपाउंड। मिक्सचर क्या होता है जी? मिक्सचर होता है किसी भी दो मैटर को हमने उठाया और दोनों मैटर को आपस में मिक्स कर दिया, तो हमारा जो मिला वो है मिक्सचर।
तो जब हम किसी भी दो तीन दो या दो से अधिक मैटर को लेकर के मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक हो सकता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है जी? constituent particles are uniformly mixed। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड कहने का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरीके से यदि एक दूसरे में मिक्स हो गए। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बातें करें तो शुगर और वाटर को यदि हम लेकर के एक मिक्सचर बना दें जिसे हम लोग शरबत कहते हैं, तो शरबत में जो चीनी है वो यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो चुका है, इसीलिए इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर प्लस अल्कोहल, अल्कोहल और वाटर, जब लोग शराब पीते हैं तो जब अल्कोहल मार्केट से लेकर के आते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें पानी मिला करके पीते हैं। तो जब हम पानी मिलाते हैं अल्कोहल में तो ये भी एक दूसरे में अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली एक जैसा मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्म, मतलब अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम शुगर प्लस सैंड यदि हम ले तो हम देखेंगे कि इन दोनों को सपोज हमने लेकर के मिक्स कर दिया, तो जो हमें मिक्सचर मिलेगा उसमें कभी भी शुगर और सैंड अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएंगे। मिक्स नहीं हो पाएंगे कहने का मतलब क्या है कि कहीं कहीं पे शुगर की मात्रा कम होगी, कहीं कहीं पे शुगर की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, एक जैसा मिक्स कभी भी नहीं हो पाता। इसीलिए इस मिक्सचर को हम यूनिफॉर्म मिक्सचर ना कह के, होमोजीनियस मिक्सचर ना करके हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे और भी ले लिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जो खाने वाला मिक्सचर है, खाने वाले मिक्सचर जो है वो कई सारी चीजों का मिश्रण होता है। एग्जाम्पल, उसमें चिप्स भी होते हैं, उसमें सेव भी होता है, उसमें किशमिश भी होता है, उसमें काजू भी होता है। तो जब इन सारी चीजों को लेकर के मिक्स किया जाता है तो मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाता। जब यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं हो पाता तो हम इस टाइप के मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है एलिमेंट और कंपाउंड। देखो, ये जो थे मिक्सचर, ये जस्ट हमने जान लिया, इतना काफी है। ठीक है, इससे ना तो आपको कोई सवाल पूछा जाएगा, बस केवल जानना था, रिवीजन कर लिया, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में काफी ज्यादा होने वाला है, इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं, लेकिन उन सब में कॉमन क्या है कि जो भी एलिमेंट बना है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम जो हैं वो एटम सिमिलर काइंड ऑफ एटम है, अलग अलग एटम नहीं है, सारे के सारे एटम सेम काइंड के हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल की हम बात करें तो हीलियम। हीलियम एक गैस होता है जो एक ही एटम से मिलकर के बना होता है, ठीक है, मोनोएटॉमिक है। लेकिन यदि हम हाइड्रोजन की बात करें, यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, यदि हम बात करें नाइट्रोजन की,
तो ये डाई एटॉमिक एलिमेंट होते हैं। डाई एटॉमिक एलिमेंट कहने का मतलब क्या है कि एक जो इसका एलिमेंट का जो एक पार्टिकल है एक्चुअली दो दो एटम से मिलकर के बना है, लेकिन इसमें भी खासियत यह है कि हाइड्रोजन का दोनों एटम दोनों का दोनों सिमिलर है। और पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो आयरन Fe। यदि हम बात करें Fe का, तो Fe के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एटम्स, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बहुत सारे एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें भी खास बात क्या है कि सारे के सारे जो एटम हैं वो सब के सब सिमिलर है। कोई भी एटम अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। हाँ, यदि हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ compound is atom of different kind of elements। मतलब जो कंपाउंड होता है वो एलिमेंट से मिलकर के बना है, एलिमेंट के एटम से मिलकर के बना है। यदि अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलकर के यदि कोई चीज बने तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H2O, वाटर एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के जब दो एटम और ऑक्सीजन का जब एक एटम मिलता है तो वाटर बनता है, H2O बनता है। तो इसमें देखने वाली खास बात क्या है कि ये जो कंपाउंड है वो अलग अलग एटम से मिलकर के बना है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर के नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अमोनिया NH3 की यदि हम बात करें तो अमोनिया दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का 3 एटम जब मिलता है तो अमोनिया बनता है। तो इसमें भी खास बात क्या है कि ये अलग अलग एटम से मिलकर के बना है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर के नहीं बना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। एग्जांपल के तौर पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के जब 4 एटम मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है जो कि अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के बना है, या यूं कहें कि अलग अलग टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना है। आज के लिए इतना ही। आज हम इतने पे ही लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर में हम एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड को फिर से अच्छे तरीके से देखेंगे। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।